डिक्टेटरशिप एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे सिर्फ एक ही बंदे का राज होता है, यानी कि एक ही राजा होएगा और उसके आगे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वो जैसा चाहे वैसा रूल ला सकता है, जैसा चाहे वैसा कानून ला सकता है और जो मर्जी चाहे वो कर सकता है अपने देश या अपने राज्य में। तो ये टॉपिक वैसे आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा होगा, डिक्टेटरशिप के बारे में आप सभी को पता होगा। लेकिन क्या इंडिया भी डिक्टेटरशिप बन जाएगा आगे आने वाले सालों में? तो कुछ रीजंस हैं और क्या क्या कारण है जिस वजह से डिक्टेटरशिप की जो हवा है ये चल रही है इतनी ज़्यादा। तो बेसिकली मेरे पास कुछ पॉइंट्स है जैसे आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि डिक्टेटरशिप क्या है और किस टाइप की गवर्नमेंट है और कितनी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है हमारे आने वाले टाइम के लिए। बट वैसे डिक्टेटरशिप के लिए एक अलग वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि डिक्टेटरशिप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छी है डेमोक्रेसी से किसी पॉइंट पे। हालांकि वो अच्छी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रोज हैं उसके जो मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूंगा आपके साथ। बट यहाँ पे बात कर लेते हैं, इंडिया में डिक्टेटरशिप आने से तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, क्योंकि इंडिया इज़ द बिगेस्ट कंट्री, इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इस पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा, इसीलिए डिक्टेटरशिप लाना तो बिल्कुल एकदम बेकार आइडिया है, आनी भी नहीं चाहिए कभी। लेकिन क्या क्या कारण है जिनकी वजह से ये सब देखा जा रहा है और महसूस किया जा रहा है, तो उनको पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझ लेते हैं हम। वैसा ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, बेसिकली हमारा ईसी इलेक्शन कमीशन, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, और हमारा सुप्रीम कोर्ट जो कि जुडिशरी में आता है, जो कि दोनों से ही अलग है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव, जो कि नज़र रखता है पूरे हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ एक्सेस पे हमारे कि किस तरीके से सिस्टम काम कर रहा है इंडिया का। तो सेंट्रल का इस पे इतना ज़्यादा प्रेशर बनाना सही नहीं होता, जिस वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड को भी किसी तरीके से स्टेप लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन और भी स्टेप्स ऐसे हैं जो नहीं लिए गए हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज कर रही है इन सभी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को। ये कहना है पूरे सोशल मीडिया का आज तक में, इसी वजह से हमें ये दिखाया जा रहा है कि डेमोक्रेसी कितने तक खतरे में है। और ये बात सही भी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि डिक्टेटरशिप ही आ गई है कंट्री में। ऐसा आपने ध्रुव राठी चैनल पे भी देखा होगा, वैसे उन्होंने भी यही बोला कि डिक्टेटरशिप आ नहीं गई है पर आ सकती है। तो आई नहीं है, आ सकती है, ये है। और वहीं डिक्टेटरशिप कह भी नहीं सकते, क्योंकि ये कुछ जो स्टेटमेंट्स और जैसे हुए हैं ये सब खाली ये दिखाते हैं कि नॉन डेमोक्रेटिक हुए हैं, मतलब डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं खतरे में है। और इससे बढ़कर भी जो सबसे मेन पॉइंट आता है डिक्टेटरशिप का, वो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं क्या? वैसे नाम से ही काफ़ी ज़्यादा आराम से तुम समझ जाओगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मतलब इलेक्शंस जो है वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए, मतलब उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की वोट की वैल्यू 10 गुना है, किसी की वोट की वैल्यू 5 गुना है। हर एक इंसान की वैल्यू एक ही होती है, मतलब अगर कोई अमीर वोट दे रहा है या कोई गरीब वोट दे रहा है तो दोनों की वैल्यू एक ही होगी, एक बंदे का वोट एक ही माना जाएगा। ये हो गया आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक और चीज़ पे आइडियोलॉजी दिखाता है कि मतलब जैसे मान लीजिए कि पार्टीज़ हैं इंडिया में बहुत सारी, तो हर एक पार्टी को फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने का मतलब मौका मिलना चाहिए। इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए जो मॉनेटरी उनको मिलती है वो मिलनी चाहिए, जो फ्रीबीज उनको देने को मिलती है, मतलब जिस टाइप की भी पॉलिसीज उनको दी जाती है वो सब मिलनी चाहिए। लेकिन इंडिया में अभी वो नहीं हो रहा है। जैसे कि आम आदमी पार्टी में से केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया है, वहीं कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। तो ये कुछ ऐसी हरकतें हैं जो पॉलिटिकली बाहर आ रही हैं और ये दिखा रही है कि जो एंटी डेमोक्रेटिक हो रही है ये सारी चीज़ें। इस वजह से डिक्टेटरशिप आगे आने वाले टाइम में हमें दिख सकती है। तो ये है कुछ कारण जिसकी वजह से डिक्टेटरशिप फील करी जा रही है। लेकिन ये नहीं हुआ है कि डिक्टेटरशिप बन गया है इंडिया, या डिक्टेटरशिप आ गई है इंडिया में, या नरेंद्र मोदी डिक्टेटर है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बदल जाती है और हो सकता है इलेक्शन भी ना होते, जैसे कि रशिया में हो चुका है। व्लादिमीर पुतिन ने सारे इलेक्शंस बैन कर दिए गए हैं 2026 तक। अब हो सकता है उसके बाद चेंज ही ना करें, या हो सकता है कि उसके बाद वो 100 ईयर्स तक कर देगी, 100 ईयर्स तक मैं प्रेसिडेंट रहूँ और कोई ना रहे। तो उस टाइप के जो कदम लिए जाते हैं वो उसे डिक्टेटरशिप कह सकते हैं। लेकिन इंडिया में वैसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर जरूर है इन सब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में। तो मेरी राय से तो वैसे कुछ बदलेगा नहीं, बट मैं फिर भी यही बताना चाहूँगा कि अगर बीजेपी वैसे भी बहुत बड़ी पार्टी है, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है कि अगर वो ये सब चीज़ें ना भी आजमाए तो भी वो जीत सकती है आसानी से। तो अगर बीजेपी को सपोर्ट चाहिए हर एक बंदे का पूरे इंडिया में, तो उसको ये तो प्रूव करना पड़ेगा कि वो बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं कर रही है सुप्रीम कोर्ट, ईसी और ये ईडी यानी इलेक्शन कमीशन और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को। तो इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों का भरोसा वो जीत जाएगी कि हाँ, वो एक नेचुरल, मतलब जो प्योर होती है वैसे पार्टी उस टाइप की है। हालांकि प्योर पार्टी कोई भी नहीं है, कोई भी पार्टी दूध की धुली हुई नहीं है। हर एक पार्टी में बहुत बड़े बड़े स्कैम है और इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद तो हम सब कुछ देख ही चुके हैं। तो बेसिकली ये है कि डिक्टेटरशिप तो नहीं आएगी, लेकिन कुछ ऐसे स्टेप्स हो रहे हैं जो एंटी डेमोक्रेटिक हैं, जिस वजह से आगे प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो एंटी डेमोक्रेटिक ना हो, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो,
इसी में हमारी भलाई और डेमोक्रेसी की भी। सो मीट यू नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको वीडियो पूरी अच्छी तरीके से समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड प्लीज़ कमेंट ऑन द बिलो।